नमस्कार, एनएन न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और 2020 जाने को है, साथ ही साथ 2021 का आगाज होने को है। तो मेरी तरफ से 2021 के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 2020 में नेपाल ने क्या कुछ कीर्तिमान बनाए और नेपाल की ग्रोथ से लेकर नेपाल ने क्या चीजें 2020 में अचीव की, साथ ही साथ क्या डाउनफॉल रहा नेपाल का 2020 में। तो चलिए बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की ओर, जहां पर हम देखेंगे कि नेपाल ने क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं 2020 में। साथ ही रिपोर्ट शुरू होने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन जरूर दबा ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। जैसा कि डेटा शो कर रहा है 23% लोगों ने ही बेल का आइकन दबाया है, तो बेल का आइकन जरूर दबा लें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक तभी पहुंच पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेपाल की 2020 की कुछ अचीवमेंट्स पर। तो रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट की शुरुआत करते हैं 2020 के जनवरी से। जनवरी में नेपाल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के नाम इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल ने एक फैशन शो का आयोजन किया था और ये फैशन शो हुआ था माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप काला पत्थर के पास, जो कि है करीबन 5340 मीटर ऊंचाई पर। तो यही बना नेपाल के लिए एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें दुनिया में सबसे ऊपर आयोजित किया गया ये फैशन शो था। और साथ ही साथ इस फैशन शो की खासियत ये थी कि इसमें सभी चीजें इको फ्रेंडली थी। तो जनवरी की शुरुआत होते ही नेपाल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो कि था सबसे ऊपर फैशन शो आयोजित करने का। फिर 8 फरवरी 2020 को कुशल मल्लाह, जो कि नेपाल क्रिकेट टीम के एक धुरंधर ऑलराउंडर हैं, उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट लीग 2 में अमेरिका के खिलाफ एक अर्धशतक मारा, यानी कि एक हाफ सेंचुरी बनाई। लेकिन उनकी ये हाफ सेंचुरी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर कायम हो गई, क्योंकि जिस वक्त कुशल मल्लाह ने ये अर्धशतक लगाया था तब उनकी उम्र थी महज 15 साल 340 दिन, जिसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज के तौर पर निकल कर सामने आए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो ये था एक क्रिकेट से रिलेटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि नेपाल को मिला। तीसरे अचीवमेंट की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट्स में नेपाल ने हंगर को अच्छे से मात दी, यानी कि भुखमरी को मात दी। और आपको बता दें, एशिया में अगर चाइना को छोड़ दें तो नेपाल का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा भुखमरी को कम करने में। तो ये नेपाल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि भुखमरी हर देश की एक बड़ी दिक्कत है, लेकिन इस भुखमरी को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों का एक बड़ा योगदान रहा। तो ये भी नेपाल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। चौथा नेपाल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट रहा सपना रोका मगर के नाम। जी हाँ, सपना रोका मगर नेपाल की उस लड़की का नाम है जिसने BBC 100 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन में अपना नाम दर्ज करवाया, जो कि नेपाल के लिए एक गर्व की बात थी। सपना रोका मगर एक ऐसी महिला है, सपना रोका मगर नेपाल की वो महिला है जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती हैं, यानी कि वो ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा रूप है जिससे हम सभी को सीखना चाहिए। सपना रोका मगर हर लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करती हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। वो उनका अंतिम संस्कार उनके परिवारजन की तरह ही करती हैं और उनके विचारों को सुने तो उनका यही कहना है कि हर किसी को अपनी अंतिम विदाई का पूरा हक है। और मगर की यही बातें उन्हें BBC की टॉप 100 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन की लिस्ट में शामिल करती हैं, जो कि नेपाल का नाम दुनिया में रोशन करती हैं। और पांचवा एक बड़ा अचीवमेंट दिसंबर में नेपाल के लिए सामने आया संतोष शाह के रूप में। संतोष शाह नेपाल के वो शख्स हैं जिन्होंने लंदन मास्टर शेफ में अपनी धुरंधरी और नेपाल के डिश को लंदन में भी फेमस कर दिया। साथ ही उन्होंने मास्टर शेफ के इस कंपटीशन में टॉप में जगह बनाई और एक रनरअप के रूप में सामने आए। टॉप में जगह बनाने से पहले उन्होंने जिस डिश को बनाया था उसने जजेस का इतना दिल जीत लिया कि उन्हें ही सबसे पहले टॉप्स में रखा गया और उनकी डिशेस कहीं ना कहीं नेपाल को रिप्रेजेंट करती थी और लंदन के मास्टर शेफ में उन्होंने नेपाल की डिशेस का बोलबाला पूरे लंदन में कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट भी अपने नाम किया, क्योंकि वो एक रनरअप के रूप में उस मास्टर शेफ के कंपटीशन में पहले नेपाली के रूप में सामने आए। साथ ही साथ नेपाल की डिश को भी वर्ल्ड लेवल पर फेमस करते नजर आए। तो ये कुछ बड़ी अचीवमेंट 2020 में नेपाल के लिए सामने आई। तो ये तो हो गई बात कुछ रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स की, और अब हम देखते हैं कि नेपाल ने क्या अचीवमेंट किया है GDP को लेकर, ग्रोथ को लेकर और कई और सेक्टर्स में, जैसे कि टूरिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया।
और लोगों के डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स की। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। तो सबसे पहले देखते हैं नेपाल की नॉमिनल जीडीपी, जिसका ग्राफ ये है। ये 2001 से लेकर 2020 तक की का ग्राफ है और हम देख सकते हैं 2010 के बाद से ही लगातार ये बढ़ा है और आज ये 2020 में भी इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। यानी कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि नेपाल की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ी है। लेकिन ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बेसिक जीडीपी ग्रोथ से कैसे अलग होता है? तो बेसिकली जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो मेजर करता है कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की करंट प्राइस को। इसमें इन्फ्लेशन को जोड़ा नहीं जाता है, यानी कि मंदी और ऐसी चीज़ों को जोड़ा नहीं जाता, इसीलिए बढ़ता हुआ दिखता है। यानी कि कंट्री की वैल्यू जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे है वो हमेशा लगातार बढ़ती रही है। तो ये तो एक अच्छा साइन है नेपाल के लिए। और एक और वैल्यू है जो कि डिनोट करती है डेवलपमेंट्स को कहीं ना कहीं, तो वो है जीडीपी पर कैपिटा। और अगर हम नेपाल की जीडीपी पर कैपिटा साल 2019 से लेकर 20 के बीच में देखें तो इसमें इजाफा हुआ है। इजाफा कितना हुआ है? तो जो वैल्यूज जो 2019 में थी वो थी 1084.9। अब जीडीपी पर कैपिटा होता क्या है? जीडीपी पर कैपिटा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नेपाल का जो प्रॉपर जीडीपी है उसमें से अगर हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं तो वो निकल के आता है जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि हर एक प्रति व्यक्ति के ऊपर कितना जीडीपी है। तो ये वैल्यूज इन्हीं चीज़ों को शो करती है। और नेपाल की जीडीपी पर कैपिटा 2020 में थोड़ी बहुत बढ़ी है, तो ये एक अच्छा साइन है कि नेपाल में थोड़ी ग्रोथ हुई है जीडीपी पर कैपिटा को लेकर। अब बात करते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ की, और अब बात करते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ की जो कि क्वार्टरली बेसिस पे ली जाती है और ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो उसको अगर हम देखें तो नेपाल का रियल जीडीपी जो है जो कि ग्रोथ को डिनोट करता है वो साल 2020 तक नेगेटिव हो गया है, यानी कि ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है। और इसकी सीधी वजह है चाइनीज़ वायरस कोरोना। इसके चलते ही नेपाल ही नहीं अमेरिका और बड़ी बड़ी इकोनॉमी के भी जीडीपी डाउन हुए हैं। और अगर हम इस डेटा को देखें तो ये मार्च 2020 तक की का ही डेटा है, क्योंकि इसके बाद का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये मार्च 2020 तक दिखाता है कि ग्रोथ डिक्लाइन हुई है और ये बाद में और डिक्लाइन होगी और उसके बाद ये अब शायद बढ़ना शुरू होगी, तो ये नेगेटिव कम होना शुरू हो गई होगी। तो ये वैल्यू शो करती हैं कि नेपाल में जो ग्रोथ हुई है 2020 में वो काफ़ी कम हुई है पहले के मुकाबले। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नेपाल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो अभी हम देखें 2020 में नेपाल की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और इसमें नेपाल ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है बीते सालों से। अभी हम देख सकते हैं ग्राफ की वैल्यू के हिसाब से ये है करीबन 612 और बीते कुछ सालों में ये वैल्यूज़ काफ़ी कम थी। 2019 के मिड के बाद से ही इस वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और 4700 से लेकर ये 6000 हो गई। और उसके पहले हम देखें 2018 में तो ये करीबन 4000 हुआ करती थी, उसके बाद जो बढ़ा 2019 तक वो 4400 तक बढ़ा और उसके बाद 4700, यानी कि बहुत कम इंक्रीमेंट हो रहा था। लेकिन 2019 से 20 के बीच में नेपाल ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में एक माइलस्टोन कवर किया है, क्योंकि बीते सालों में नेपाल ने कभी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन इतनी जल्दी नहीं किया है। तो ये साल नेपाल के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बेहद अच्छा साल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नेपाल ने प्रोड्यूस की है। साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिसिटी को इंडिया को बेचकर नेपाल ने इससे मोटी रकम भी कमाई है। तो ये सेक्टर नेपाल के लिए 2020 तक बेहद अच्छा रहा है, जो कि ये ग्राफ की वैल्यूज़ भी शो करती हैं। अब बात करते हैं नेपाल के टोटल एक्सपोर्ट की, यानी कि नेपाल ने कितने प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में बेचे हैं। तो ये बहुत अहम वैल्यू होती हैं जो कि कंट्री का फ़ायदा कहीं ना कहीं दिखाती है। तो इसमें अगर हम देखें 2020 में यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, जो कि अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नेपाल को कम फ़ायदा हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर 2019 में ये डेटा करीबन 99 पर था, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम 100 मान लें, और आज 2020 नवंबर तक ये डेटा 77 पर है। तो ये वैल्यूज़ कहीं ना कहीं शो करती हैं कि डिक्रीमेंट हुआ है अच्छा खासा एक्सपोर्ट के मामले में। तो नेपाल को इस पर काम करना पड़ेगा आने वाले 2021 में, जिसको लेकर अब यूएस भी नेपाल की मदद करने वाला है एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ को टेक्निकल सपोर्ट देकर बढ़ाने के लिए। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक आई बटन में ऊपर है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया भी मदद कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ तक नेपाल के प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, जिसके लिए अब नेपाल को परमिट है इंडिया के मुंबई और गुजरात के पोर्ट्स को यूज़ करने की, जिसके ज़रिए 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस करीबन कम हो जाएगी। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं कि वो कैसे नेपाल के लिए फ़ायदेमंद होगा जो नया ड्राई पोर्ट नेपाल बना रहा है। वहीं टोटल इंपोर्ट्स की बात करें तो ये करीबन 1145 था
दिसंबर 2019 में, और आज नवंबर 20 में ये 930 हो गया है। यानी कि इंपोर्ट नेपाल का कम हुआ है, जो कि नेपाल के लिए एक अच्छी खबर है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और कम से कम चीज़ें इंपोर्ट करें। तो ये वैल्यूज़ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन शो करती है नेपाल के लिए कि नेपाल का इंपोर्ट कम हुआ है और अपने ऊपर निर्भरता ज़्यादा आई है। तो जितना कम इंपोर्ट होगा उतना अच्छा है नेपाल की इकोनॉमी के लिए और नेपाल के लोगों के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है कि नेपाल का इंपोर्ट 2020 में कम हुआ है। तो ये रिपोर्ट्स आपके लिए एक्सक्लूसिव हैं, तो इनको स्किप ना करिए, इन रिपोर्ट्स को पूरा ज़रूर देखें। वहीं हम हाल के दिनों देखें, चाइना और नेपाल के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स के मामले में देखें तो चाइना ने कहीं ना कहीं नेपाल को एक धोखा सा दिया है, ऐसा लगता है इन रिपोर्ट्स को देख के। क्योंकि हम देखें अगर टोटल एक्सपोर्ट्स वैल्यू की, तो नेपाल ने जो एक्सपोर्ट किया है चाइना को वो लगातार डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि इससे नेपाल का नुकसान हो रहा है अगर हम देखें। और सरकार इन चीज़ों को बोलती भी नहीं है। देख सकते हैं हम 2019 में ही नवंबर के चाइना को कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, जो वैल्यूज़ डिक्रीज़ होकर एक्सपोर्ट की अक्टूबर 2020 में 0.6 हो गई हैं, जो कि करीबन 3 गुना कम एक्सपोर्ट। यानी कि नेपाल का जो सामान है पहले चाइना ज़्यादा लेता था और 2020 के दौरान में चाइना ने काफ़ी कम सामान नेपाल से ख़रीदा है। और बात करें चाइना से इंपोर्ट्स की, तो लगातार चाइना का इंपोर्ट नेपाल में बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए एक शॉकिंग डेटा भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है लगातार नेपाल और चाइना का रिलेशन अच्छा हुआ है। लेकिन अगर रिलेशन अच्छा हुआ है तो जो ये डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसमें भी कमी आनी चाहिए थी और नेपाल का फ़ायदा ज़्यादा दिखना चाहिए था। और अगर हम इसमें देखें तो चाइना का फ़ायदा ज़्यादा है और नेपाल का नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि नेपाल से चाइना जो रॉ मटेरियल और चीज़ें लेता था वो भी कम कर दिया। यानी कि इससे कहीं ना कहीं नेपाल की इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान है और नेपाल की इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक है। और मैं आपको बता दूं कि चाइनीज़ कंपनी इसलिए भी नेपाल के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि नेपाल में जो अभी डेवलपिंग फेज़ है इंडस्ट्रीज़ का, वो एक स्मॉल स्केल पर है। और अगर नेपाल में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और चाइनीज़ कंपनीज आ जाती हैं एक बड़े पैमाने पर, तो जो नेपाल के लोगों की छोटी मोटी कंपनीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं कर रही। और चाइना लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करके उन नेपाली कंपनीज़ को भी मार देगा और वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट हम जानते हैं कि बहुत सस्ता बिकता है। सस्ता इसलिए बिकता है क्योंकि एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है और चाइना कम मुनाफे में भी उन चीज़ों को बेच सकता है। और नेपाल के जो एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि नए लोग हैं जो कि नई चीज़ों पर काम करना चाहते हैं और नेपाल को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं और कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ख़तरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी उनकी मार्केट को मार देगी। वहीं हम बात करें अगर अमेरिका के साथ नेपाल के एक्सपोर्ट की, यानी कि नेपाल कितना सामान अमेरिका को बेचा है, तो उसमें एक भारी इजाफा हमको देखने को मिला है, जो कि नेपाल के लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिका जो कि इतना दूर का देश है, उसको नेपाल ने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। यानी कि एक अच्छी खबर है नेपाल के लिए कि अमेरिका को नेपाल ने अपना सामान ज़्यादा बेचा है इस साल। तो ये नेपाल के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि नेपाल का एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ा है। तो ये थी नेपाल की ओवरऑल 2020 की रिपोर्ट्स, जिससे हमें पता चलता है कि नेपाल ने कई सेक्टर्स में अच्छा प्रदर्शन भी किया है और कुछ में सुधार होने बाकी हैं, और उनमें सुधार होंगे तो नेपाल का प्रदर्शन और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको इनमें से सबसे अच्छा अचीवमेंट्स क्या लगा और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही मेरा एक व्लॉग चैनल है जो कि है आई एम शिवम नाम से, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी है। तो अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। धन्यवाद। NI न्यूज़।